हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। हम लोग का एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट चल रहा है। ठीक है, कल हम लोगों ने बेंजीन का एग्जाम्पल देखा था, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल था बेंजीन का, अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने मॉडल के थ्रू समझाया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट इन एल्कीन एंड एल्काइन। तो फर्स्ट मैं आप लोग को बताऊंगी एल्कीन के अंदर, उसके बाद हम लोग एल्काइन का देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने एल्कीन का देखने से पहले बेंजीन का नहीं देखा तो पहले वो जाके देखना, वहां मैंने सारी बेसिक चीजें करवा रखी है, वो समझ में आ गया तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एल्कीन देखते हैं हम लोग। आप लोग को पता है एल्कीन क्या होती है? इस तरह से एल्कीन होती है। ठीक है, दो हाइड्रोजन होते हैं इस तरह से, प्लेन के अंदर होती है sp2, बिकॉज प्लेन के अंदर क्यों? बिकॉज दोनों जो कार्बन है वो कैसे है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, आपको पता हो क्यों है, बताने की जरूरत नहीं है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होते हैं वो प्लेन में ही रहते हैं, प्लेनर होते हैं। ठीक है, दोनों कार्बन sp2 है तो प्लेनर कंपाउंड है ये। तो दोनों हाइड्रोजन है, मतलब दो हाइड्रोजन इसके, दो हाइड्रोजन इसके, ये क्या होंगे? प्लेन के अंदर होंगे। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक? अब देखो क्या होता है, आप लोगों को पता है ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो किस तरह से रहती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई ऑर्बिटल के अंदर? इस तरह से, ये इसका पाई ऑर्बिटल है और ये इसका पाई ऑर्बिटल है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम लोग ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, जब ओवरलैपिंग कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? पाई बॉन्ड बन जाता है। अब मैं आपको मॉडल दिखा रही हूं, ठीक है, वहां से आप लोग समझना। देखिए ये आप लोग के लिए मॉडल लेकर आई हूं मैं। इसको मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है और ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मानना है इसको, ये डबल बॉन्ड है। ये दो हाइड्रोजन ये जो है प्लेन के अंदर लगे हुए, बिल्कुल इसी प्लेन के अंदर, जिस प्लेन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसी प्लेन में हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन भी उसी प्लेन के अंदर है। दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बट वो है एक्चुअल में कैसा? बिल्कुल सीध में ये कार्बन बिल्कुल सीध में है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, और जो ये पी ऑर्बिटल दिख रहे हैं, ये वाले जो पी ऑर्बिटल है वो मैंने पी ऑर्बिटल इस तरह से, ये जो ईयरबड है ये पी ऑर्बिटल है। समझ में आ गई मेरी बात? यहां तक क्लियर हो गया? अब आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिधर घूमती है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, देखो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि वहां बेसिक है, आज मैं आपको सरफेसली समझा रही हूं। देखो अब जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस तरह से घूमेगी? देखो ये इस तरह से घूमेगी, ये इस तरह, सॉरी इस तरह से। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो पी ऑर्बिटल है, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस तरह से मोशन कर रही है। आपको पता है जब भी कोई पाई इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो वहां क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैं पिछले वीडियो में समझा चुकी हूं आपको कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो वहां पे क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, किसके? मोशन के परपेंडिकुलर होता है। अब मोशन हो रही है इस तरह से मोशन हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स की मोशन इस तरह से हो रही है ये। ठीक है, कैसे? वर्टिकल से मतलब ऐसे, ये लंबाई में इस तरह से, यूं हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है। ठीक है, लंबाई में इस तरह से मोशन हो रही है। पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से पी ऑर्बिटल में क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा इस मोशन के। ठीक है, अब चूंकि आप ध्यान से समझना इस चीज को, अब चूंकि मोशन हो रहा है इस तरह से, ठीक है ना, यानी कि इस तरह से मोशन हो रहा है ना, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये परपेंडिकुलर हो गया। एक मिनट मैं वो लेती हूं, मार्कर लेती हूं। देखो एक तरह से मान लीजिए ये मोशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये इस तरह से मोशन हो रहा है, वर्टिकल मोशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा हॉरिजेंटल। ठीक है, कैसे होगा? हॉरिजेंटल, इस तरह से होगा। समझ में आ गई? क्योंकि परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, जो क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, और जो सर्कुलर मोशन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो मोशन इस तरह से मोशन है, मैंने उसको इस तरह से शो कर दिया। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो इस तरह से होगा, इस तरह से। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, हॉरिजेंटल में। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, मैं समझाती हूँ एक बार कैसे होगा, इसमें बना के दिखाती हूँ कैसे होगा। देखो ये देखो, देखो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा।
नीचे मैंने क्या लगा रखा है, B0 लगा रखा है। अब ये एक्चुअली इस तरह से दिख रहा है, एक्चुअल में है कैसे ये आपको 3D में ही समझ में आ सकता है, बोर्ड पे इतना समझ में नहीं आएगा। एक्शन में फिर सर्कुलर मोशन इस तरह से वापस से नीचे आएगी, जब वापस से इधर आ रही है नीचे तो फिर से इसका क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो यहां क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है और यहां अलाइंड हो रहा है। पिछले वीडियो में समझाया था ना अलाइंड और अपोज्ड क्या होता है। अलाइंड मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है यहाँ, ठीक है, सॉरी अलाइंड मतलब सॉरी सेम डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में B0 है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगा रखा है, अप्लाइड कर रखा है, उसी डायरेक्शन में क्या होगी, अलाइंड होगी। ठीक है, अब देखिए यहां देखते हैं, इसमें ये धक्का देगी इसको, ये जो मैग्नेटिक फील्ड अराइज हुई है ये धक्का देगी इसको, B0 को धक्का देते हुए बाहर निकलेगी, फिर बेचारे को सर्कुलर मोशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन हो गया, वापस से जब इधर आएगी तो फिर वापस से धक्का लगेगा। ठीक है, तो यानी कि यहां क्या हो गया, अपोज हो गई। ठीक है, और यहां अपोज हो गया, जबकि यहां क्या हो गया, अलाइंड हो गया। क्लियर हो गई, यहां तक समझ में आ गई बात। अब ये इसमें देखो आप किस तरह से हो रहा है, B0 सामने से लगा रखा है मैंने, मशीनों से B0 लगा रखा है, ये यहां से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड धक्का देते हुए इसको, वापस से सर्कुलर मोशन में धक्का देगी, वापस से सर्कुलर मोशन में आ जाएगी, फिर वापस धक्का लगाएगी इसको, B0 को अपोज करेगी एक दूसरे का। इसी तरह से यहाँ पे धक्का देते हुए बाहर निकलेगी, फिर यहाँ पे क्या एक ही डायरेक्शन हो जाएगी दोनों की, फिर वापस से यहाँ पहुंचेगी तो धक्का देगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये क्या कहते हैं, एल्कीन का एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हुई बता दिया, समझ में आ गया। तो एक्चुअल में ये जो डायग्राम है, ठीक है, वो मैंने आपको 3D में समझा दिया कि होता कैसे है ये। ठीक है, कैसे अलाइंड होती है और कैसे अपोज होती है, समझ में आ गई मेरी बात। अब ध्यान दो, मैं अब क्या हो रहा है कि मैं दो कोन सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, एक कोन तो अब देखो समझो एक बार, ये इस तरह से आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस तरह से आ रही है, तो एक तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन अपोज कर रहा है। ठीक है, एक पीछे अपोज कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सामने दिख रही है इस तरह से दिख रहा है, ये बिल्कुल जस्ट पीछे। देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ये देखो यहां से क्या कर रही है, अपोज कर रही है, इधर से वापस से अलाइंड होगी, फिर क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो एक सामने की तरफ और एक पीछे की तरफ कोण बन रहा है। कोण पिछले वीडियो में जाके देखना कि क्या कोण होता है, क्या होता है। ठीक है, तो हम दो एरिया सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, दो एरिया या दो कोण सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड अपोज कर रही है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो एक तो सामने अपोज कर रही है, ये निकल रही है, सामने अपोज हो रहा है एक तो। ठीक है, एक तो सामने अपोज हो गया, फिर अलाइंड हो गई, फिर जब यहां पीछे आएगा, मॉलिक्यूल के पीछे आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो फिर अपोज होगा। ठीक है, तो वो अपोज हमको यहां पे ऊपर और नीचे दिख रहा है, एक्चुअल में ऊपर और नीचे नहीं होकर वो कैसा होता है, आगे और पीछे। कैसा होता है, एक आगे होता है और एक पीछे होता है। ठीक है, तो एक कोण सेलेक्ट कर रही हूं मैं, ये आगे, सॉरी ये पीछे। ये एक्चुअल में बोर्ड पे सामने दिख रहा है, बट होता क्या है, पीछे होता है, एक आगे और एक पीछे। ठीक है, ये आगे और ये पीछे, यहाँ पे अपोज हो रहा है डायरेक्शन में, और जबकि यहाँ पे हो रहा है अलाइन। अब मुझे आप बताओ, हम लोग को तो डी शील्डेड देखनी है प्रोटॉन की। अब मुझे बताओ, एक कोण आगे बना और एक कोण पीछे बना। ठीक है, इन कोण के अंदर कोई प्रोटॉन आ रहा है क्या? प्रोटॉन तो हमारे ये रे, ये चार, ये रे प्रोटॉन तो। ठीक है, और कोण कहाँ है मेरा, एक कोण यहाँ है और एक कोण पीछे की साइड है, तो एक भी प्रोटॉन इस कोण के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, एक भी प्रोटॉन इस कोण के अंदर नहीं आ रहा, मतलब किसी भी प्रोटॉन की रक्षा नहीं कर पा रहा है ये जो कोण है। ठीक है, रक्षा नहीं कर पा रहा, मतलब सारे के सारे प्रोटॉन क्या हो गए, डी शील्डेड हो गए। क्या हो गए, सारे के सारे प्रोटॉन डी शील्डेड हो गए। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात, सबको समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि जो एल्कीन यानी एल्कीन का जो सिग्नल होगा, एल्कीन का जो सिग्नल होगा, आपको पता है डी मैंने ट्रिक बता रखी थी, डी शील्डेड मतलब डाउन फील्ड, यानी कि इसके सारे जो सिग्नल है वो कहां मिलेंगे, डाउन फील्ड की तरफ मिलेंगे। कहां मिलेंगे, डाउन फील्ड की, जो डाउन फील्ड है वहां की तरफ। और आपको पता है डाउन फील्ड किधर होता है, ये आपका सिग्नल है, इसके आगे की साइड अप फील्ड होता है, इसके आगे पीछे साइड क्या होता है, डाउन फील्ड, यानी इधर साइड मिलेंगे सारे। इसके एल्कीन का सिग्नल इस साइड मिलेगा, डाउन फील्ड साइड मिलेगा। समझ में आ गई सबको, क्लियर हो गया यहाँ तक? डी शील्डेड समझ में आ गया। ये डायग्राम से इतना समझ में नहीं आएगा कि प्रोटॉन
का शील्डिंग कैसे हुआ, सॉरी प्रोटॉन का डी शील्डिंग कैसे हुआ, लेकिन यहां से समझ में आ जाएगा कि ये जो कोन एक आगे बन रहा है और एक पीछे बन रहा है और इस कोन में कोई प्रोटॉन है नहीं, प्रोटॉन सारे बाहर हैं, तो हमारा एल्कीन जो है वो सारे के सारे प्रोटॉन उसमें डी शील्डेड हो जाते हैं, ठीक है, और सिग्नल मिलता है डाउन फील्ड पर। तो बेंजीन देख लिया हमने, वहां भी डी शील्डेड हो रही, डाउन फील्ड हो रहा था, और यहाँ भी एल्कीन में भी डी शील्डिंग हो रही है, डाउन फील्ड पे आ रहा है। समझ में आ गई मेरी बात सबको, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो के अंदर क्या देखेंगे, एन आइसोट्रॉपी इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। देखो एल्काइन का फॉर्मूला C ट्रिपल बॉन्ड C, एक एच इधर होता है सीध में और एक एच ही होता है, ठीक है। और आपको पता है अगर मैं सिग्मा बॉन्ड ही बनाऊं, ठीक है, दो पी ऑर्बिटल को कैसे हम लोग शो करते हैं, इसके अंदर इस तरह से शो करते हैं, एक ये रहा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एक ये रहा, इस तरह से हमारा क्या होता है, एक जो है बॉन्ड किसके बीच में बनता है, इन दोनों के बीच में बनता है, और एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में, ठीक है। और एक बॉन्ड हमारा कैसे बनता है, इसके बीच में, और एक बॉन्ड हमारा ये लो, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको मॉडल से समझते हैं, मॉडल से समझो इसको। देखो ये कार्बन ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, मान लो इसको ट्रिपल बॉन्ड। ये मेरा एक हाइड्रोजन है इधर वाला, और ये मेरा एक हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। ये दोनों जो मैच बॉक्स की तीली है वो मेरी क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये वर्ड्स पे आओ, ठीक है। ये जो मैंने पी ऑर्बिटल बना रखा है, एक पी ऑर्बिटल तो ये रहा, और इसके परपेंडिकुलर एक पी ऑर्बिटल ये रहा। ये दो पी ऑर्बिटल जिसको मैं इस तरह से शो नहीं कर सकती 3D के अंदर, क्योंकि सामने नहीं दिखा सकती मैं, तो वो इस तरह से शो किया हुआ है, ठीक है। वो एक्चुअल में होता कैसे है, एक पी ऑर्बिटल तो ये रहा, एक पी ऑर्बिटल तो ये रहा, और एक पी ऑर्बिटल ये रहा, तो एक तो पी ऑर्बिटल ये रहा और एक पी ऑर्बिटल ये रहा। इसी तरह इस कार्बन का एक पी ऑर्बिटल ये रहा और एक पी ऑर्बिटल, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक बात, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पे दो पी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या जो लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है या जो वर्टिकल ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, इनका मोशन जो होगा वो वर्टिकल होगा, ठीक है। वर्टिकल का मतलब खड़ा, इस तरह से ये खड़ा, ठीक है। और जो ये हॉरिजेंटल लाइन्स हैं, ये जो हॉरिजेंटल लाइन्स हैं या हॉरिजेंटल जो ये क्या कहते हैं आप लोग उसको ऑर्बिटल, हॉरिजेंटल जो ऑर्बिटल है उनका जो मोशन होगा वो हॉरिजेंटल होगा, इस तरह से, ठीक है। यानी कि मैं कह सकती हूँ इस तरह से दो मोशन होंगे, एक तो इस तरह से होगा हॉरिजेंटल और एक इस तरह से, सॉरी एक तो इस तरह से वर्टिकल होगा और एक इस तरह से हॉरिजेंटल होगा। समझ में आ गई, दो तरीके के मोशन होंगे। तो अब चूंकि आप जानते हैं कि दो मोशन हो रहे हैं सर्कुलर मोशन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी जनरेट होंगी, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, लेकिन दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, ठीक है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। और उस मॉलिक्यूल की अनस्टेबिलिटी से बचने के लिए, मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जगह एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है। तो फिर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हुई तो इसका मतलब ये है कि मोशन भी एक ही तरह का होगा, ठीक है। कैसे होगा, एक ही तरह का, ध्यान दो। ये जो दो ऑर्बिटल्स है इनका आपस में इस तरह से मोशन हो जाएगा, और जो ये दो पी ऑर्बिटल्स है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इन दोनों का आपस में इस तरह से मोशन हो जाएगा, तो वर्टिकल मोशन हो जाएगा इस तरह से। समझ में आ गई, ठीक है। दो मोशन होंगे, कौन कौन से होंगे, दो मोशन किस तरह से होंगे, इस तरह से होंगे दो मोशन। एक तो इसका मोशन होगा इस तरह से और एक इसका मोशन होगा। समझ में आ गई मेरी बात, क्यों हुआ एक ही मोशन, क्यों हुआ, ताकि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट ना हो और मॉलिक्यूल को अनस्टेबिलिटी ना मिले। इस वजह से एक ही तरह का क्या होगा, मोशन होगा। अब एक ही तरह का मोशन होगा तो एक ही तरीके की हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगी, ठीक है। कैसे जनरेट होगी, देखो आप, अब चूंकि मोशन हो रहा है इस तरह से तो मोशन हो रहा है, उसका छोड़ो आप, एक कार्बन का देखो दूसरे का सेम होगा, इस तरह से मोशन हो रहा है मेरा, ठीक है, यानी कि इस तरह से मोशन हो रहा है ये। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो जनरेट होंगी परपेंडिकुलर इसकी, यानी कि इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से जनरेट होगी, इस तरह से। क्लियर, कैसे होगा, देखो डायग्राम में दिखाती हूं एक बार, देखो कैसे होगा। C ट्रिपल बॉन्ड C H एंड H, ठीक है। मोशन कैसा हो रहा है मुझे बताइए, मोशन हो रहा है इस तरह से, इस तरह से,
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी इस तरह से, ठीक है, परपेंडिकुलर, मोशन इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से, यानी कि ये लो ऐसे यहां से निकली। अब मोशन तो करना पड़ेगा सर्कुलर उनको, तो ये नहीं कि सीधी चली जाएगी, यहां से जैसी निकली, क्योंकि इस तरह से हमारा मोशन हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से निकल के और ये आ जाएगी। या फिर हो सकता है कि इस तरफ से निकले, दोनों तरफ से किसी भी तरफ से निकल सकती है फिलहाल के लिए। बाकी मैं अभी बताऊंगी कि किस तरफ से निकलेगी, इधर से निकलेगी कि इधर से निकलेगी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या होगा, किधर से निकलेगी। ये लो देखो, समझ में आ गई। मोशन हो रहा था इस तरह से, मेरी लाइंस निकल गई इस तरह से, ये या फिर यूं। आगे बात समझ में। अब देखो, अब मैंने अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर लगा रखा है तो समझो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड B0 इधर लगा रखा है, ठीक है। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड B0 इधर लगा रखा है, चूंकि देखो एक बार समझो इसको, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है मेरा इधर से, ये आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा, तो क्या करेगी, ये क्या करेगी, इधर से निकलेगी, इधर से ये मैग्नेटिक फील्ड को धक्का देते हुए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सामने से आ रहा है तो ये धक्का देगी, उसको धक्का देते हुए सर्कुलर मोशन में इधर से निकल जाएगी। फिर क्या होगा, फिर इधर जब आएगी तो फिर धक्का देगी, ठीक है, इस तरह से। यानी कि कहाँ, इधर जब हो रहा, इधर जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को जो हमारा एक्सटर्नल है उसको डाल रहे हैं, तो फिर ये इधर से निकलेगी, इसको धक्का देगी, यानी कि ये धक्का देगी इधर इसको, ठीक है। फिर धक्का देते हुए निकल जाएगी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो अपोज हो रहा है, फिर यहाँ पे अलाइंड हो जाएगा वही, ठीक है। फिर धक्का वो सॉरी धक्का नहीं, अलाइंड, सेम डायरेक्शन, फिर वापस से धक्का देगी, यहां पे क्या हो जाएगा, अपोज हो जाएगा। इसी तरह यहां पे देखो, एक का बता देती हूं, ये अपोज, फिर अलाइंड होगी, फिर क्या हो गया, अपोज हो गया यहाँ। अब देखो, अब ध्यान से समझो, ठीक है, क्या ध्यान से समझोगे। अब मेरे पास दो कौन बने, ठीक है, दो मैंने एरिया सेलेक्ट किए अपोज वाले, ये लो, ये जो दो एरिया मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, एक एरिया तो इधर सेलेक्ट किया है, ये वाला कोन सेलेक्ट किया है, एक ये वाला कोन सेलेक्ट किया है, दिख रहा है आपको। एक तो मैंने ये वाला कोन सेलेक्ट किया है और एक मैंने ये वाला कोन सेलेक्ट किया है। अब देखो, ये जो दोनों के दोनों प्रोटॉन है वो कोन के अंदर आ रहे हैं, इधर वाला कोन के अंदर ये वाला प्रोटॉन आ गया और इधर वाले कोन के अंदर ये वाला प्रोटॉन आ गया। दो कोन जो सेलेक्ट किए वो दोनों प्रोटॉन इस दोनों कोन के अंदर आ गए। अब कोन के अंदर आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, शील्डिंग हो गई, ठीक है, क्या हो गई, प्रोटॉन्स की शील्डिंग। इसीलिए जो एल्काइन होता है वो अब जो एल्कीन है उसकी तुलना में अप फील्ड पर मिलता है। एल्कीन की तुलना अगर करें एल्काइन से तो एल्काइन इधर मिलेगा, अप फील्ड पे मिलेगा, ये अप फील्ड पे मिलेगा और ये मिलेगा डाउन फील्ड पे। क्या मिलेगा, डाउन फील्ड पे मिलेगा। समझ में आ गई मेरी बात, यहां तक क्लियर हो गई, ठीक है। क्यों मिला फील्ड पर, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है दोनों की शील्डिंग हो गई, क्योंकि उस कॉन के अंदर ये दोनों प्रोटॉन आ गए। समझ में आ गई यहां तक बात, ठीक है। अब कौन के अंदर प्रोटॉन आ गए तो शील्डिंग हो गई, और कहां मिली हमें लाइंस, कहां मिली, अप फील्ड पे मिली। समझ में आ गई, अब समझो, अब मेन बात समझो अब, ठीक है। अब देखो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अगर तीनों में कंपैरिजन करें हम लोग, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो कहां मिलेंगे तीनों, ठीक है। एल्केन आपको मैंने इससे जस्ट बेंजीन से जो जस्ट पिछला वीडियो बताया था वहां पे मैंने एल्केन के द्वारा डी शील्डिंग और शील्डिंग बताई थी। मैंने आपको बताया था जो एल्केन होता है वो हमेशा अपने प्रोटॉन्स को शील्ड करता है, ठीक है। वो देखना आप वीडियो जाके, इससे पिछले वाला वीडियो है, ठीक है। तो वहां मैंने बताया था कि जो एल्केन होता है वो हमेशा अपने प्रोटॉन्स को क्या करता है, शील्डिंग करता है। क्या करता है, शील्डिंग करता है। और ये एल्कीन अभी मैंने समझा दिया आपको, डी शील्डिंग हो गई एल्कीन में, क्या हो गई, डी शील्डिंग हो गई। और अभी एल्काइन का हमने देखा वहां पे क्या हो गई, शील्डिंग हो गई। क्या हो गई, वहां पे शील्डिंग हो गई, ठीक है। अब देखो इन दोनों की शील्डिंग हो रही है, इसकी डी शील्डिंग हो रही है, डी 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 डी, मतलब ये डाउन फील्ड पे मिलेगा और ये अप फील्ड पर मिलेगा और ये अप फील्ड पर मिलेगा। लेकिन
लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ये दोनों ही अप फील्ड में मिल गए तो कहां मिलेगा सिग्नल। जैसे मैं आपको बताती हूं, सबसे डाउन फील्ड, इधर डाउन फील्ड होता है, इधर अप फील्ड होता है। सबसे डाउन फील्ड में तो किसका मिलेगा, एल्कीन का मिलेगा, ठीक है। अब इधर किसका बना है, इधर किसका बना है, ठीक है। तो इधर जिसका बनेगा वो एल्कीन पर, एल्कीन का सबसे डाउन फील्ड बन गया, ठीक है। अब देखो यहां मिलता है सिग्नल मुझे एल्काइन का और यहां मिलता है मुझे एल्केन का। यहां किसका सिग्नल मिलता है, एल्केन का। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब दोनों में शील्डिंग हो रही है, एल्केन के अंदर और एल्काइन के अंदर, जब दोनों के अंदर शील्डिंग हो रही है तो फिर दोनों का सिग्नल एक ही जगह क्यों नहीं मिला, दोनों का सिग्नल अलग अलग क्यों मिला है, ठीक है। ये तो है ही हमारा, इसको कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हमारा हटा दो, ये तो डाउन फील्ड है। इन दोनों का सिग्नल अलग अलग क्यों मिला, एक ही जगह मिलना चाहिए था, अप फील्ड पे मतलब सेम जगह मिलना चाहिए था। अब क्या हो गया, अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो एल्केन की तुलना में जो एल्काइन है वो डाउन फील्ड हो गया, ठीक है, और जो एल्केन है वो अप फील्ड हो गया। अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो, दोनों में कंपैरिजन करें तो क्या होगा, एल्केन के कंपेयर जो एल्काइन है वो डाउन फील्ड चला गया और एल्काइन कंपेयर एल्केन अप फील्ड चला गया। वो ऐसा क्यों हुआ, जब दोनों की शील्डिंग हुई तो दोनों को एक जगह सिग्नल मिलना चाहिए। तो ध्यान दो, ध्यान दीजिए, देखो यहां से जीओसी से हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर निकलेगा। आपको पता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एल्कीन को तो छोड़ो, वो तो हमारा समझ में आ गया, ठीक है। ये होता है हमारा एल्केन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। आपको पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp और इसका होता है sp3, ठीक है। आपको पता है कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। समझ में आ गई, ठीक है। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये प्रोटॉन, ये जो कार्बन है, ये जो प्रोटॉन है इसे इलेक्ट्रॉन को खींचता है। आपको पता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, लेकिन ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ये वाला कार्बन अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इस वजह से इसका सिग्नल अप फील्ड पर आएगा। लेकिन अगर कंपैरिजन करें दोनों में तो इसका सिग्नल इसकी तुलना में थोड़ा डाउन चला जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां लग गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, sp संकरण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, क्योंकि हाइड्रोजन से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो बेचारा अब हाइड्रोजन कहां चला गया, इसकी तुलना में डाउन फील्ड पे चला गया। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, एल्कीन एल्कीन एल्काइन को आप ऑर्डर में लिखिए, डाउन फील्ड मतलब सॉरी डेल वैल्यू मैंने कराई नहीं, अभी करवाऊंगी आपको, डेल वैल्यू के ऑर्डर में लिखिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा जो डाउन फील्ड है वो एल्कीन, देन एल्काइन, देन एल्केन। बट एक्चुअली होना क्या चाहिए, आप क्या सोच रहे होंगे, इस तरह से होना चाहिए भी एल्केन। अगर आपने एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट नहीं पढ़ा होता तो आप क्या सोचते, एल्केन एल्कीन एल्काइन, यानी कि सबसे ज्यादा अपफील्ड एल्केन होता, उसके बाद एल्कीन होता और सबसे ज्यादा डाउनफील्ड क्या होता है, एल्काइन होता। नॉर्मल ऑर्डर चलता, लेकिन अब एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट पढ़ लिया आपने, अब समझ में आ गया होगा आपको कि एल्काइन बीच में आना है, एल्कीन उधर जाना है। यानी एल्काइन और एल्कीन में तुलना करें तो एल्कीन डाउन फील्ड पे चला जाता है और एल्काइन थोड़ा अप फील्ड पे आ जाता है। समझ में आ गई मेरी बात यहां तक। तो ये हमारा एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट है और इसके एग्जांपल्स लेके आऊंगी मैं, ठीक है। अब ये 3 एग्जांपल्स देखना आप लोग। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।